कि भारत ना सिर्फ वहां से अपनी जरूरत के लिए तेल ले रहा है, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वहां से तेल लेकर रिफाइन करके आगे दूसरे ममालिक को भी बेच रहा है और उससे पैसे बनाए जा रहे हैं। ऐसा होता है जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज होते हैं, जिनकी इकोनॉमीज होती हैं, जिनकी फॉरेन पॉलिसीज होती हैं, जिनके अंदर नेशनलिज्म होता है। देखे ना, मैं हमेशा, लोग मुझे कहते हैं शायद मैं पाकिस्तान बैशिंग करता हूं, जरा कंपेयर करके आप देख लें अपने फॉरेन मिनिस्टर्स को पिछले को और जयशंकर को, तो आपको ये खुला सामने नजर आ जाएगा, खुली किताब की तरह, कि उनका 100% ऑब्जेक्टिव, डॉक्टर जयशंकर, उनका 100% ऑब्जेक्टिव फॉरेन पॉलिसी को इंप्रूव करना और भारत की फॉरेन। हमारे देख लें, मैं समझता हूं बिलावल साहब पे मुझे कुछ कॉन्फिडेंस है, लेकिन अल्टीमेटली उनके पास मैंडेट मौजूद नहीं है। वो एक इलेक्टेड तरीके से वो एक वोट के जरिए बने हैं, उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं हो सकती बाहर, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लंगड़ी लूली असेंबली का एक बंदा पिक किया गया। हालांकि उनके मैं आई वाज क्वाइट इंप्रेसिव जो उनकी स्टेटमेंट, उन्होंने ईरान से वापस आके उन्होंने कहा है कि भारत के साथ भी डायलॉग करें, वो आर आइसोलेटेड। पूरी दुनिया जो है वो विश्व युद्ध में जूझ ही रह गई। अमेरिका ने, हम कह सकते हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले भी कई सारे फैसले किए, जिससे अमेरिका का भी बिजनेस काफ़ी, जो रशिया से बाकी जगहों से होता था, वो कम हुआ। रशिया का भी बहुत ज़्यादा घाटा हुआ। आप देखो, पूरा पूरा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ पे अमेरिका ने जो है वो बोझ डाल दिया कि भाई अब तुम जो है वो ज़्यादा देशों को नहीं बेच सकते तेल, जैसे यूएई और सऊदी से, खासतौर पर सऊदी से बाकायदा साइन करवाया गया है चीज़ को। इन सब के बीच में सब पूरी दुनिया इधर उलझती रही, आपस में एक दूसरे में इधर लड़ रहे हैं उधर लड़ रहे हैं, सब चल रहा है। इतने बीच में हिंदुस्तान ने जो है वो बाजी पलट दी। हिंदुस्तान ने खेल खेल दिया। हिंदुस्तान ने ऐसा खेल खेला कि इस समय कह सकते हैं कि भाई जेबे सबसे ज़्यादा, अगर तेल बेचने के मामले, बाकी मामले में अगर देखें, तो सबसे ज़्यादा फायदे का सौदा जो है वो हिंदुस्तान के साथ ही में रहा है। पूरी चीज़ क्या है, उधर हम चलते। अच्छा रहा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो मैं बार बार कोशिश करता था कि हर मिनट अपना यूटिलाइज करूं, लोगों को पूछूं कि उनकी फीलिंग्स क्या है इस रजीम चेंज के हवाले से, महंगाई के हवाले से। कॉमन मैन, मैं अक्सर जिस तरह के खास साहब मोदी की मिसालें देते हैं, मैं मेरे मोडीज जो साइकिलों पे फिर रहे थे, मैं रुक रुक के उनसे पूछता रहा हूँ, जो वेटर है उनसे पूछता रहा हूँ, जो फैक्ट, जो जिंदा है लोग। मैं पहले भी कहता था, खान साहब बार बार हवाले देते, अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब रहते थे, अपने मालियों से, चौकीदारों से पूछ लेते, चीजें तो क्लैरिफाई हो जाती। और देखें, ज्यादातर इस दुनिया में कहते हैं सबसे बड़ी जो, जिस घर में आमदन कम हो, जिस लोग लड़ना शुरू है। मुझे किसी ने पूछा था, मैंने कहा था, उसने कहा जी पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। मैंने कहा हुआ तो सोमालिया को भी कुछ नहीं था, सिर्फ होता यह है कि हर 20 मील के बाद एक वॉर लॉर्ड जो है ना, वो सड़क के ऊपर बैठ के टैक्स लेना शुरू कर देता है। इस वक्त 4 वॉर लॉर्ड आपके कंट्री में बैठे हैं और वो टैक्स ले रहे हैं आपसे। वो 4 9 हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, सोमालिया की तरह हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? तो कंट्रीज में यही होता है, बाहर से जहाज नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कौन सी चीज ऐसी बना रहे हैं जो दुनिया को मार्केट की जा सकती हो? आप एक एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन वीट आप इंपोर्ट करते हैं। आप शुगर, इतनी शुगर मिले हैं, आपकी हर एमएनए की एक शुगर मिल है, लेकिन उस पर सब्सिडी लेके आप किस तरीके से उसको ब्लैक में बेचते हैं, अफगानिस्तान में, दूसरे कंट्रीज में। आप हर चीज में शॉर्टकट मारते हैं। पाकिस्तान एक माइंडसेट बन चुका है, करप्शन, शॉर्टकट, रात को सोए सुबह उठे बिलियनर और V8 मार खड़ी। दिस इज नॉट हाउ द लाइफ वर्क्स। यही है जो बच्चों को, आपका क्या ख्याल है? अफगान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर भी तो रूलिंग एलीट है। मैं आज इस दफा बल्कि इस्लामाबाद से हूं, वहां बड़े बड़े अमीर अफगानी फिर रहे थे, अपने बच्चों को लेकर इस्लामाबाद से फ्लाई कर रहे थे। क्या फर्क पड़ता है? वो लोग इस तरह कर लिया करेंगे। आप यहाँ से, आमद का सिलसिला भी जारी है, ये भी मैं आपको बता दी। ये भी मैं खबर पढ़ी थी कि बड़ी तादाद में अफगानी जो है वहां से वो अभी तक माइग्रेट करके वहां पहुंच रहे हैं इस्लाम। बिल्कुल पहुंच रहे हैं। बड़ा पैसा उनके पास, लंबा छोड़ा। आप भी बाहर फ्लाई करने के लिए आप ईरान चला जाया करेंगे या चाइना चला जाया करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? तो दूसरा खासा पैसा 2 महीने में, अभी जो मैं बिलखसूस अभी स्पीच सुनी खान साहब की, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि लोगों की पार्टिसिपेशन कम से कम होती जा रही है, और खान साहब के सपोर्टर जो है वो ट्विटर वाले सपोर्टर है, वोटर नहीं है। वो पार्टी के लिए आते हैं वीकेंड पे। खान साहब ये अच्छा करते हैं कि वीकेंड पे इस तरह का इवेंट रखते हैं, लोग अताउल्ला नियाजी के और डीजे बट के गाने सुनने आते हैं। वो कोई नजरियाती नहीं है खान साहब, ये वरना देखें आपके पास प्रायोरिटी, या तो सियालकोट वजीराबाद में स्पोर्ट्स बन रही हैं, छुरियां कैंची बन रही हैं। तो पहले आप काटन बेचते थे, वो काटन भी नहीं बिक रही है, आपने उसका भी सत्यानाश कर दिया। मैं तो बार बार ये चीखता हूं, कभी ये इस्लामाबाद वाली रूलिंग एलीट ने कभी सोचा है मुल्क के बारे में कि हमारे पास एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी हो तो हम क्या बेचेंगे बाहर? और ये आपके सियासतदान या जिस आपके लोग जो रूलिंग एलीट है, उनके इंटेंशंस यही है, क्योंकि अभी तक आप 208 की बात कर रहे हैं, 300 तक भी उनके माथे में बल नहीं होगा।
जो मैं देख रहा हूं। लोगों ने इस्लामाबाद और शहरों में अंदर अपने घरों में कमरों में अंदर जो है वो डॉलर जो है उनकी तय लगा के बैठे हैं, रुपयों के वो अंबार लगा के बैठे हैं। करप्शन इस हद तक आपकी जा चुकी है और किसी को कोई, और फिर ब्रैग किया जाता है। जब आप सोसाइटी में से करैक्टर और शराफत को प्रमोट करना छोड़ दें तो फिर यही होता है, और वो हो रहा है बिल्कुल। मैं उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म एंड शेप देख के आया। आपने पहले कुछ अपने सवाल के अंदर ही कुछ इसका जवाब भी दिया है कि एक स्ट्रॉन्ग लॉबी जो है इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ, वो स्ट्रॉन्ग लॉबी इज नॉट इंटरेस्टेड इन के पाकिस्तान IMF के किसी अगले प्रोग्राम में जाए। लेकिन मेरा दुख वाली बात यह है कि उस लॉबी को काउंटर करने के लिए आपकी जो रूलिंग एलीट है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। उनका कोई इंटरेस्ट है ही नहीं किसी किस्म का। कोई नेशनलिज्म, कोई पाकिस्तान बचाने के लिए कुछ कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे। नहीं आलिया, मेरा क्वेश्चन इन सब मेरा एक सर्टन माइंड सेट है। एक मैं मिसाल देता हूं, आज आप फेडअप से भी निकल जाएं तो क्या कर लेंगे? फेडअप से अगर आप निकल जाते हैं तो पाकिस्तान क्या आप सोने की चिड़िया आपके हाथ में आ जाएगी? फेडअप से निकल जाने का मकसद यह था कि आपको आसानी से कर्जे मिल जाएंगे। आपको क्या कर्जे सोल्यूशन है? IMF आज आपको पैसे देता है, ये सोल्यूशन है? ये सोल्यूशन नहीं है। जब तक आपने अपने खुद पांव पे नहीं खड़े होना, सोल्यूशन नहीं है। जब तक आपने ये नहीं सोचना कि देखिए एक मिसाल है, फेडअप से निकल जाते हैं, आपकी एक्सपोर्ट के अपॉर्चुनिटी ज्यादा, आपके पास है क्या एक्सपोर्ट करने के लिए? चाइनीज फाइनेंशियल सिस्टम उनका जो है वो वहां पे काम कर रहा है। दूसरा, जितना खर्चा उनका डेली बेस पे यूक्रेन पे की जंग पे आ रहा है, उससे ज्यादा वो पैसा तेल से बना रहे हैं। अब अमेरिका को नुकसान क्या हुआ है मैं उसका बताता हूं। इन्होंने वहां से मैकडॉनल्ड और सारी चीजें बंद कर दी, उन्होंने अपने ब्रांड बना लिए। एक तो वहां से लॉस आया। दूसरा, इस वक्त उनके एलाइज भी बेजार हैं अमेरिका से, क्योंकि एम्बार्गो की वजह से वो भी महंगा तेल ले रहे हैं। तो इस वक्त रशिया इज विनिंग। उनकी करेंसी जो है इट इज टचिंग द स्काई। तो इंस्टेड ऑफ लूजिंग फ्रॉम द वॉर, दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ। और मैं समझता हूं उन पे हलाल हो चुका है। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिस वक्त हजरत उमर की मिसाल देते थे खान साहब बड़े शौक से, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि उनके दौर में जब कहत पड़ा था तो उन्होंने डाके और चोरी की सजा माफ कर दी थी। पाकिस्तान में बड़ी जल्दी डाके हलाल होने वाले हैं, बल्कि हो चुके होंगे मेरे ख्याल में। तो ये अगर ना किया जाए तो फिर उस पर सजा बंद कर देनी चाहिए। अदालतें वैसे भी इंसाफ नहीं दे रही हैं, तो जो लोग अपने बच्चों को पालने के लिए डाके मारेंगे, मेरा ख्याल है उनका हक बनता है। अब उसमें ये मैं कहूंगा, बात आगे चल रही थी कि ये खासकर रशिया से तेल, तो अब देखिए कल परसों रशियन एम्बेसडर ने कुछ दिन पहले कहा था कि खान साहब ने कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं साइन था, MIU कोई साइन नहीं था। इन्होंने परसू ही नहीं किया। अभी परसू कर रही है आपकी शहबाज शरीफ एडमिनिस्ट्रेशन उनसे तेल के बारे में। अभी वो भी बल्कि मैं बता देता हूं आपको, ये परसू कर रहे हैं, वहां से तेल लेंगे और वहां पे फ्रूट और वेजिटेबल्स बेचेंगे उसके लिए। ईरान से जो ले रहे हैं LPG या सस्ती लेने की ट्राई कर रहे हैं, वहां भी माजी में आप LPG वहां से गैस लेते रहे ईरान से और उनको फ्रूट और वेजिटेबल बेचते रहे। आज आप देखो चाइना को, ये पाकिस्तान से तो खैर अगर हम अपना कंपैरिजन भी करते हैं तो ये अपनी बेइज्जती होगी, उसको मुंह हम जाएंगे नहीं। चाइना को आप देखो, चाइना की जो इकोनॉमी है, जो उसका बढ़ने का ग्रोथ रेट था वो रुका है कोविड के बाद से, और अभी आप देखो 2022 के अंदर वो और नीचे गिरा है। क्योंकि पहली बात तो कनाडा में, चाहे अमेरिका में, चाहे जो उसकी टेक कंपनीज हैं, IT कंपनीज, उसके ऊपर दनादन बैन लगते चले जा रहे हैं, जिसका कारण भी उनकी खुद की गलतियां हैं, पहली चीज़। दूसरी तरफ आप देखो जो उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो भी कोविड के बाद से लगभग 1-1.5 साल तक तो बहुत ज़्यादा बैठा रहा, धीरे धीरे उठ रहा है, लेकिन जो उठना था तो फिर चाइना में फिर से कोविड आ गया, तो वहाँ पे भी आप देखो लॉकडाउन है, लगभग आधी से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, और वो पिछले लगभग 9-10 हफ्तों से। कहीं भी आप अमेरिका में चले जाओ, अमेरिका ने अपने इतने सारे सब धंधे थे जो रशिया में थे, फला जगह पे थे, वो अच्छे चल रहे थे। रेस्टोरेंट्स की अगर हम बात कर लें, KFC, मैकडॉनल्ड, पिज़्ज़ा हट, ये चल रहे थे, उन्होंने अपने फ्रेंचाइजी खोल ली, काम खत्म, उनको भी तो घाटा हुआ। इस तरीके से जो रशिया का जो एसेट है वो उसने फ्रीज किया, रशिया को भी घाटा। हर तरफ मतलब आप देखो दुनिया में जितने भी ये सो कॉल्ड पावरफुल देश बोले जाते हैं, ये सब जो है सबके लिए 2022 किसी के लिए भी अच्छा नहीं बीता है। सिर्फ अगर किसी के लिए अच्छा बीता तो वो है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान ने सस्ता तेल खरीदा भी, हिंदुस्तान ने सस्ता तेल बेचा भी, और कई जगहों पे तो अगर आप देखो अरब भी पीछे हो गए, क्योंकि अरबों पहले तो उनके ऊपर पाबंदियाँ लग गई हैं। उसके बाद उनका जो है पूरा का पूरा सिस्टम है, रेट्स में भी फ़र्क आ जाता है। जिस तरीके से रशिया सस्ते पे बेच रहा है हिंदुस्तान को, तो हिंदुस्तान आगे भी उसको सस्ते में दे पा रहा है। अब
और चीज़ आप उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, जैसा आप सब नज़र तो रखते ही हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर, अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स आप देखो पिछले तकरीबन 3-4 महीनों से कोई हमें ऐसा लग रहा है सरकार है ही नहीं, केवल उठापटक चल रही है। हिंदुस्तान में भी यही होता अगर केवल बीजेपी की 272 से एक सीट भी कम आई होती तो। कुछ नहीं, अभी आप देखो इससे भी बहुत बुरी स्थिति हो सकती थी यहाँ पे। आपने जो लोग जमान देखे लोग होंगे, 89 से 99 तक का जो टाइम था एकदम काला समय था हिंदुस्तान के लिए। इतना ज़्यादा पॉलिटिकल उठापटक चलती थी, कोई फैसले हो ही नहीं पाते थे। इसी दौर में हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा नीचे भी गया।